सभी को ये उचित रहेगा नहीं रहेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। और उदाहरण के यस तौर पे मैं, हाँ, सर सर सर, बिफोर आई इंटरवेन योर, आपको मैं आपकी यस जगह सर, पे एक्सप्लेन कर दूं आपकी यस स्टार्टिंग की जगह को, सर। कि भारत में दो लड़ाई चल रही है, वेदर द हाँ वेल्थ हाँ, और कैपिटल सुप्रीम होगी कि विजडम सुप्रीम। आज डे ऑफ बराबर। विजडम, और आज विजडम के लिहाज से ही हमने अनिल डोंगरे को आज का दिन चुना है कि आज की दिवाली हम सब में विजडम दे, विजडम का दीप जलाएं, हैं? क्योंकि लोग लक्ष्मी का दीप यस, जलाने की बात सोचते हैं, विजडम का दीप जलाने की। थैंक यू वेरी विजडम मच, इज, वेलकम सर, स्टार्ट। विजडम इज लक्ष्मी एक्चुअली, और विजडम इज वेल्थ। तो इस लिहाज से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। इनफैक्ट मैं आपको भी। सुबह 5 बजे तक डायलेमा में था कि मैं क्या बोलूं। जैसे सर ने कहा, धीमन पी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि रिबर्थ होना, रिफॉर्म होना, चाइल्ड का, बच्चों का रिकंस्ट्रक्शन होना ये जरूरी है। और बहुत सारी चीजें उन्होंने उसमें ऐड की कि थिंकिंग स्किल का इजाफा होना चाहिए, वेरी नाइस। कोऑपरेशन का इजाफा होना चाहिए, अच्छा हुआ, डोंट डिसअपॉइंट, अच्छी बात। नोशन ऑफ कास्ट, नोशन ऑफ कास्ट एंड नोशन ऑफ स्टुपिडिटी के कंसेप्ट को पढ़ के उसने रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये सारी चीजों के इर्द गिर्द, ये सारी चीजें जो है एजुकेशन फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमती है। और डिग्निफाइड क्लास भी बनाना है, इंटेलिजेंस क्लास भी बनाना है। और बाय एंड लार्ज अगर देवी के नजर से हम देखते हैं तो बाय एंड लार्ज हमें सिविलाइज सोसाइटी बनाना है। आपको दबाना है। ना हो, कल जैसे हम धीमन पी आर अम्बेडकर जी से मेरी जो चर्चा हुई, मुझे लगता है कि आप सभी लोग हैं 1 2 3 पेजेस, मतलब 6 जो है पैराग्राफ पढ़ के आए हैं सारे लोग। तो इफ यू ऑल हैव दैट बुक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन को समझना और उसको बार बार समझना आफ्टर एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये क्यों जरूरी है? क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन, रीफॉर्म, रीबर्थ, रीस्ट्रक्चरिंग, रीडिजाइनिंग, ये शब्द का, ये शब्द अपने आप में शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक साइंस है। तो ये सबके पीछे का साइंस समझना जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होता है। तो उसमें 6 नंबर का अगर आप पैराग्राफ देखते हो, मतलब पहला पैराग्राफ क्या है कि रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय ट्रांसमिशन। ये रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय ट्रांसमिशन, ये टाइटल का मतलब जो है आपको समझ में आता है 5वें और 6ठे यूनिट में, सॉरी, 5वें और 6ठे पैराग्राफ में। ये पहला जो डुई ने डिस्कस किया है, रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय ट्रांसमिशन, इसको अगर समझना है, इस फिलॉसफी को समझना है, रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय ट्रांसमिशन इज नथिंग बट रिकंस्ट्रक्शन, रीडिजाइनिंग, रीबर्थ, रीस्ट्रक्चरिंग।
these are the meaning: restructuring, rebirth, reconstruction, redesigning, reshaping of the individuals. So renewal of life by transmission, इसका समझ हमें जब आता है when we read this paragraph number 5 and 6. तो ये चीजें मैं अभी भी मतलब दावे के साथ हमारा जब डिस्कशन होता है कि धीमन पी आर अम्बेडकर जी और मेरी डिस्कशन होती है, कभी कभी आपको बता दूं कि वो मुझे सुबह के 6 बजे 5 बजे भी कभी कभी वो मुझे डिस्टर्ब करते हैं, और मैं उनको सुबह रात के 12 बजे 1 बजे भी कभी कभी डिस्टर्ब करता हूँ। इतनी क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ जाती है। वो पता नहीं वो कैसे लेते हैं, या उनको पता नहीं कि मैंने उस समय का कॉल कैसे लेता हूँ। वी डोंट नो ईच अदर, बट वी डिस्टर्ब बिकॉज टू सेटिस्फाई आवर क्यूरियोसिटी। मतलब हम लोगों ने इससे, ये स्टेटमेंट से हम लोगों ने क्या सीखा? ये स्टेटमेंट लाइफ को कितना इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट मूवमेंट को कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीजें जो है हम लोग बेवक्त जब भी हमारे मन के अंदर वो थॉट आता है उस किताब को पढ़ने के बाद, हम एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहते हैं। एंड वो डिस्टर्बेंस जो है हम एक्सेप्ट करते हैं। वो डिस्टर्बेंस जो है irrespective of our feeling, we do respect that disturbance of each other. So ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ये रीबर्थ की, रिकंस्ट्रक्शन की, रीडिजाइनिंग की, रीशेपिंग की और रिफॉर्म की स्टेज होती है। लेकिन रिफॉर्म, रीडिजाइनिंग, रिकंस्ट्रक्शन, रीशेपिंग, रिफॉर्म, इस शब्द का मतलब, इस शब्द के पीछे का साइंस, जब तक ये 6 पैराग्राफ आप सुनते नहीं है, मतलब मन लगा के इसको आप पी नहीं जाते, तब तक इसका मतलब समझ में नहीं आता। तो अभी सारे लोगों के पास मेरे ख्याल से 9 लोग हैं, 9 लोगों के पास ये किताब है। उसमें छठा पैराग्राफ मैं पढ़ता हूं। इफ अ प्लेग कैरिड ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी ऑल एट वंस, प्लेग से अगर इस सोसाइटी के, इस समाज के सारे लोग अगर एक साथ मर जाते, एक भी बचेगा नहीं। इफ a plague carried off member of society at once, मेरा आवाज आ रहा है सर सबको? आवाज आ रहा है। हाँ, if a plague carried off the member of society at once, सभी लोग जो है प्लेग से एक साथ अगर मर जाते हैं। अभी प्लेग का उल्लेख उन्होंने इसलिए किया है कि उस समय प्लेग इतनी पैंडेमिक बीमारी, एपिडेमिक उस समय में कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने प्लेग का इस्तेमाल किया है। It is obvious that the group would be permanently done for, मतलब समाज जो है, समाज के अंदर का इंडिविजुअल जो है, जिस इंडिविजुअल से समाज बनता है, उस समाज का नेस्त नाबूद होना जरूरी है, या वो समाज नेस्त नाबूद हो जाएगा क्योंकि उस समाज के अंदर का एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं, ऐसा जॉन डुई प्लेग का उदाहरण देके कहते हैं। The death of each of its constituent member is as certain as if a epidemic took them all at once. इसका मतलब ये है कि समाज खत्म हो जाएगा, ये सिविलाइजेशन, ये सभ्यता जब खत्म होगी, जब समाज का अंतिम व्यक्ति जो है मृत प्राय हो जाएगा, मर जाएगा, तभी ये समाज जो है खत्म हो जाएगा। But the graded difference in age, the fact that some are born and some are die, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें पैंडेमिक से पूरी की पूरी समाज व्यवस्था, पूरा का पूरा इंडिविजुअल नहीं मरता है,
सम पीपल, डूई क्या बोलते हैं कि समाज का एग्जिस्टेंस इसीलिए है कि सम पीपल डाई और सम पीपल बॉर्न। अगर एक साथ अगर सारी इंडिविजुअल्स मरेंगे तो समाज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है, बिकॉज सम पीपल बॉर्न एज सम पीपल डाई, मेक पॉसिबल थ्रू ट्रांसमिशन। अभी देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। नेट प्रॉब्लम हो गई सर उसके बाद नेट प्रॉब्लम हुई सर। अलेन डॉक्टर सर कुछ नेट प्रॉब्लम आई आपको? हाँ, आ रहे हैं लौट के दोबारा से। ये अपना 7वां पैराग्राफ ओपन करके रख लिए, जिसमें प्लेग और पेंडेमिक है, और उसी को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक पैराग्राफ समझा तो 7वां पैराग्राफ समझने में आपको आसानी हो, क्योंकि इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन आपको सही नहीं मिलेगा। ओके सर। हाँ सर, मेरा इंटरनेट कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ गई। समझे। ओके, बट greater difference in age, the fact that some are born और some are die, मतलब सोसाइटी क्यों एग्जिस्ट हो रही है? क्योंकि some are born, some are die, makes possible through transmission। अभी देखिएगा कि पहला जो टाइटल है, पहला जो सब टाइटल है, रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय ट्रांसमिशन, हमें छठे पैराग्राफ में समझ में आता है। makes possible through transmission of ideas and practices, the constant reviewing of social fabric। इसका मतलब ये कि सोशल फैब्रिक को, समाज का ताना बाना जो है, वो ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस, कांस्टेंट रिव्यूइंग ऑफ, मतलब कंटिन्यूअस ताना बाना बुना जाता है आइडियाज और प्रैक्टिसेस के माध्यम से, तब जाके समाज जीवित रहता है, ऐसा छठे चैप्टर में कहा गया। अनलेस, अभी देखिएगा कि आर वी सिविलाइज्ड, मैं हमारा वो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि 120 करोड़ जनता की स्थिति जो है अभी भी जू की तो है जो 5000 साल पहले थी। देखो, 65 लाख साल पहले जो है साथियों, इंसान सिविलाइज्ड हुआ था। 35 लाख साल पहले इंसान सिविलाइज्ड हुआ था, और वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है, रीडिजाइन हो रहा है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है। देखिएगा कि जानवर और इंसान में क्या फर्क है, कि जानवर और इंसान में ये फर्क है। अभी इसमें इसी पैराग्राफ का सबसे लास्ट पैराग्राफ, सबसे लास्ट लाइन देखिएगा, सबसे इस पैराग्राफ की 1 2 3 4 5वीं, लास्ट से 5वीं लाइन देखिएगा। द end of human being compare so poorly in original efficiency, मतलब नया वाला बच्चा जो है, the end of human being compare so poorly in original efficiency। ओरिजिनल इफिशिएंट, जानवर और हमारे बीच का फर्क देखिएगा कि ये सबसे बड़ा फर्क है कि जो सबसे पहले, मतलब जैसे बॉर्न होता है बच्चा, या फैमिली सोसाइटी में आने वाला बच्चा, मतलब वो लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। सो ही इज being compared so poorly in original efficiency with the end of many of lower animals। देखिएगा कि मुर्गी का बच्चा है, मुर्गी का बच्चा जैसे इससे निकलता है, चूजे से निकलता है, या किसी बर्ड का बच्चा जैसे चूजा जो है जैसे अंडे से बाहर निकलता है, वो चू करने लगता है, और देखिएगा कि खड़ा होता है वो खुद। लेकिन हमारा ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बीइंग का जब बच्चा आता है, ही इज सो पुअरली
in original efficiency with the aim of many of lower animals that even the power needed for physical sustenance. तो उनको फिजिकल सस्टेनेंस के लिए एनिमल्स को जरूरत नहीं होती है. दे आर born they have bornly physical sustenance, but human being not have bornly physical sustenance. They have to take help of elderly, the people of the family. Now see, फिजिकल सस्टेनेंस हैव टू अक्वायर्ड अंडर ट्यूशन, मतलब उनको ट्यूशंस की जरूरत होती है, ऐसा ऐसा जॉन डुई बोलते हैं. अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने क्या कहा कि but the graded difference in age, the fact that some are born and some are die makes possible through transmissions of ideas and practice the constant reviewing of social fabric. मतलब समाज का ताना बाना बुनने के लिए जो है, रिफॉर्म होने के लिए, इंटेलिजेंस बनने के लिए, रीडिजाइन होने के लिए, रिस्ट्रक्चर होने के लिए, थिंकिंग एबिलिटी डेवलप्ड होने के लिए हमें जो है ट्रांसमिशंस की जरूरत होती है, बिकॉज इवन दैट ट्रांसमिशंस रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग फिजिकल सस्टेनेंस फ्रॉम द एल्डर्स. ओके, अब यहां सवाल आता है, अभी आइएगा उसके पहले वाले इसमें पैराग्राफ पे आइए कि फिजिकल सस्टेनेंस की तो जरूरत है, लेकिन ट्रांसमिशन ऑफ प्रैक्टिसेस, ट्रांसमिशन ऑफ प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज की जरूरत होती है. ये समझने के लिए आपको इसके पहले वाला मतलब पांचवा आप पैराग्राफ देखिए. पांचवें पैराग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट क्या है? सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन क्वाइट एज मच एज बायोलॉजिकल लाइफ. मतलब बायोलॉजिकल लाइफ जो है इज वेरी मच इसेंशियल, लेकिन समाज को कंटिन्यू होने के लिए 65 लाख सालों से ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है अभी भी चलते हुई आ रही है. लेकिन इस दुनिया के अंदर की जितनी भी डेवलप्ड सभ्यताएं हैं, वो डेवलप सभ्यताएं जो है वो डेवलप क्यों है, और हमारी सभ्यता, भारतीय सभ्यता है जो है वो अभी भी रूडिमेंट्री स्टेज पे क्यों है, अभी भी सिविलाइज क्यों नहीं है, अभी भी बारबेरिक स्टेज में क्यों है? ये समझने के लिए इस स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा. वो स्टेटमेंट क्या बोलता है? सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन क्वाइट एज मच एज बायोलॉजिकल लाइफ. देखिएगा, मतलब जन्म देना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस. सो सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ ideas and practices. Okay, this transmission occurs by means of communication of habit. अभी देखिएगा, मतलब जन्म देना तो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ट्रांसमिशन occurred by means of communication of habit. जन्म देने से ही सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं होती है. तो सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको रीसेप करने के लिए, उसको रीडिजाइन करने के लिए क्या जरूरी होता है? कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग फ्रॉम द ओल्डर टू द यंगर. अब ये जो स्टेटमेंट है ना साथियों, भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है,
to answer why the situation of बहुजना is very grim. 2500 सालों से अभी भी बहुजन समाज जो है इस देश का उभरा क्यों नहीं है? अभी भी रूडिमेंट्री स्टेज पे क्यों है? ये इसका उत्तर जो है इस स्टेटमेंट में मिलता है। अब हमने क्या डुई क्या बोलते हैं कि सोसाइटी का एग्जिस्टेंस, अभी अभी आप 3000 साल भूल जाइए, 2500 साल भूल जाइए, अभी ये समाज जो है सिविलाइज कब से बना है? जब से उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल टूल्स के रूप में उन्होंने मतलब टूल्स के रूप में वापरना जब से उन्होंने शुरू किया, तब से वो सिविलाइज बनने की कगार, मतलब तब से वो सिविलाइज बनने के थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ था। तो जब टूल्स का इस्तेमाल, स्टोनेज का जब हम बात करते हैं तो 65 लाख साल पहले से उसने पत्थर का इस्तेमाल टूल्स औजार के रूप में वापरने की कला उसने हस्तगत की। उस मोमेंट से वो सिविलाइज्ड हुआ है। तो वो सिविलाइज्ड हुआ है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी सभ्यता है देश दुनिया के अंदर की, वो सिविलाइज्ड है, वो डिग्निफाइड जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इंडियंस जो है 120 करोड़ की जनता जो है वो डिग्निफाइड लाइफ अभी भी बिता नहीं रही है। दिख रहा है कि दे आर एंजॉइंग ऑल द एबिलिटीज, वो एजुकेशन को एक्सेस दिख रहा है, लेकिन डिग्निफाइड एजुकेशन को एक्सेसिबल नहीं है। क्योंकि साथियों वो ये अभी भी यही समझ रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इज डिपेंड्स ओनली ऑन बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, कि मतलब सोसाइटी एग्जिस्ट सिर्फ बर्थ देने से होती है, वो यही समझ रहा है। लेकिन बर्थ देने के साथ साथ सोसाइटी का एग्जिस्टेंस जो है इट डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग फ्रॉम ओल्डर टू यंगर। बराबर? अभी ये ओल्डर टू यंगर जो है यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस देश के अंदर। ट्रांसमिशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग फ्रॉम ओल्डर टू यंगर, ये सबसे बड़ा कर्ज है, ये शाप है इंडियन सोसाइटी को। और ये शाप का जिक्र जो है पूरी किताब में एनिलिशन ऑफ कास्ट में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने और उनका पहला जो ग्रंथ है कास्ट इन इंडिया में किया है। मतलब ट्रांसमिशन ऑफ हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग फ्रॉम ओल्डर टू यंगर। देखिएगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं शुरुआत कैसे करूं, तो 5 बजे मैं आज उठ गया। 5 बजे क्यों उठ गया? क्योंकि इतने बड़े बड़े बम फोड़ रहे थे लोग, और ये पहली बार मैं जलगांव में हूँ। जब मैं मेरे गांव में जाता था तो इतना डिस्टरबेंस नहीं होता था लक्ष्मी पूजन के दिन, लेकिन जलगांव में अभी 20 साल में मैं पहली बार रुका था। तो 5 बजे से ही लोग जो है फटाके फोड़ने लगे थे, और फटाके ऐसे नहीं, बहुत जोर जोर से फटाके फोड़ने लगे थे। और रात को तो ऐसा हुआ कि मेरे सामने और मेरे बाजू में एक घर था। अब मेरे सामने वाले के यहाँ जो है छोटा बच्चा है, और उनके यहाँ जो मेहमान आए थे उनके घर में भी छोटे बच्चे थे। तो वो बाजू वाला जो बच्चा है वो बहुत बड़े बड़े फटाके फोड़ रहा था। बराबर? अब ये फटाकों से वो 4-5 महीने का बच्चा जो है बहुत जोर जोर से रोने लगा। और एक बार उसने फोड़ा तो कुछ नहीं, लेकिन उसको समझ आया कि भाई मत फोड़, लेकिन दूसरे बार भी उसने वो जाना नहीं, मतलब ही इज एरोगेंट। तो उसने फिर से फोड़ा और रात को बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अभी देखिएगा कि सुबह 5 बजे पटाखे फोड़ने का औचित्य क्या है? जो फोड़ रहा है उसको तो सिर्फ फोड़ने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है साथी। फटाके फोड़ने के अलावा उसको कुछ नहीं दिख रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि सामने जो है 6 महीने का बच्चा, ये थिंकिंग उसके दिमाग के अंदर होनी नहीं। देखो, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ कोऑपरेशन,
ये डिस्ट्रक्शंस ऑफ एसोसिएट लाइफ है, बिकॉज वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट our act is hampering the others. ये फीलिंग नहीं आ रही है। अब ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज वी गॉट दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एज ओल्ड। देखो ये क्यों फोड़ रहा है वो, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि मुझे क्यों फोड़ना है, लेकिन दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन जो है बहुत बड़े सुबह सुबह फटाके फोड़ना चाहिए। हो सकता है कि वो लक्ष्मी जी को जो है वो सचेत कर रहे होंगे, ऐसा ऐसा मेरी मिसेस से मैंने पूछा कि इसका रीजन क्या है। मेरा बच्चा भी 5 बजे आज कई मतलब मेरे साथ ये मतलब जग गया और उसने कहा कि ये पापा इसका रीजन क्या है। तो मुझे इसका सटीक आंसर पता नहीं था। मैंने मिसेस को पूछा कि इसका रीजन क्या है, तो उनको भी पता नहीं था। तो हम लोगों ने कंक्लूजन ये निकाले कि हो सकता है कि सुबह सुबह जो है लक्ष्मी जी को वो है वो जगा रहे होंगे, ऐसा कुछ उनका मतलब मुझे भी पता नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, लेकिन मैंने ये अनुमान लगाया। लेकिन ये जो प्रथा है साथियों, ये प्रथाएं जो है पिछले पिछले कई हजार सालों से चल रही है, विदाउट थिंकिंग व्हाट इज हैपन, whether it my act will hamper other or not. Without taking care of this, he was cracking the crackers, and which used or which was making the huge sound pollution, and it was disturbing to that boy, but he was not caring. Now see, this does mean this transmission occurred by means of communication of habit. अभी ये क्यों उसके अंदर मतलब ये जो सोच जो है, अभी देखिएगा कि वो सोच नहीं रहा है कि उससे कोऑपरेशन, वो सोच नहीं रहा है, वो एसोसिएट लाइफ को सोच नहीं रहा है। बराबर, वो एसोसिएट लाइफ को सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा है। क्यों नहीं सोच रहा है? बिकॉज द ट्रांसमिशन हियर अकर्ड बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशंस ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, thinking and feeling from older older to the younger। मतलब जो उसके ओल्डर पीपल से उसने जो सीखा है वही वो अप्लाई कर रहा है। अब देखिएगा, अभी ये सवाल का जवाब आपको मिलता है कि 120 करोड़ जनता अभी भी वो बारबेरिक स्टेज में क्यों जी रही है? क्योंकि हैबिट ऑफ डूइंग, हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग, इसका कम्युनिकेशन तो प्रॉपर हो रहा है फ्रॉम ओल्डर टू यंगर, लेकिन वो हैबिट ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग इज नॉट प्रॉपर। देखिएगा कि अभी अगर ये प्रॉपर होता तो दुनिया के अंदर इसको मतलब एंजॉय किया जाता था। होली को हम देखिएगा कि ये सारी चीजें ना आजादी के बाद ही बहुत बड़े पैमाने पे आई है। ये सारे सनों के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक था, लेकिन इसको जो है समाज का कुछ वर्ग बेनिफिटेड रहे हैं, समाज के कुछ वर्ग का ही एग्जिस्टेंस रहे हैं, इस हिसाब से इसको ढाला गया साथियों। तो अभी आप समझिएगा कि सोसाइटी एग्जिस्ट नॉट ओनली थ्रू बायोलॉजिकल लाइफ बट एग्जिस्ट थ्रू ट्रांसमिशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग फ्रॉम ओल्डर टू अदर्स। तो अगर हमें समाज परिवर्तन लाना है, समाज को पुनर्निर्माण करना है, पुनर्गठन करना है, रीडिजाइन करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, तो ट्रांसमिशन ऑकर्ड बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स का होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स ऑफ डूइंग, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स ऑफ थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स ऑफ फीलिंग्स। ये जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे तब तक हमारी जो इनकमिंग जनरेशन है साथियों वो सक्षम नहीं बन सकते, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। मतलब
ये फ्रैक्शंस क्यों है, पॉलिटिकल फ्रैक्शंस क्यों है? क्योंकि वो ये समझ नहीं रहे हैं कि पॉलिटिकली अगर उनको स्ट्रांग होना है तो दे नीड टू कैरी आउट ट्रांसमिशन थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ स्ट्रांग हैबिट, स्ट्रांग फीलिंग, स्ट्रांग डूइंग। ये जब तक इस चीज को वो समझेंगे नहीं, तब तक वो इस देश के अंदर अगले 100 पॉलिटिकली स्ट्रांग हो नहीं सकते, इस देश का बहुजन क्लास, बराबर। सो दिस यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अब ये स्टेटमेंट को, दिस ट्रांसमिशंस अकर्ड बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग फ्रॉम ओल्डर टू अदर्स, इसको आपको जो है पैराग्राफ नंबर 2 की लास्ट लाइन के साथ जोड़ना पड़ेगा। अभी मुझे कोई बताएगा कि पैराग्राफ नंबर 2 की लास्ट लाइन क्या है? कोई बताएगा जिसके पास डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन है, मुझे बताइए। हाँ बोलिए सर। Life is a self-renewal process through action upon the environment. Correct. Now see, life is self-renewing process through action upon environment. अब ये एक्शन अपॉन एनवायरमेंट को समझना है। अभी देखिएगा, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि सबसे छठे पैराग्राफ की सबसे लास्ट वाला 5वीं लाइन, द एंड ऑफ ह्यूमन बीइंग कंपेयर सो पुअरली ओरिजिनल इफिशियंसी। वो सो पुअरली ओरिजिनल इफिशियंसी, उसकी ओरिजिनल इफिशियंसी बहुत पुअर है, वो पुअर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उसको क्या करना है? उसको समझना है कि सोसाइटी कैसी एग्जिस्ट होती है, मतलब समाज का हर इंडिविजुअल को अभी उसकी इफिशियंसी को अगर हमें बढ़ाना है तो ये कैसे बढ़ेगी, ये समझने के लिए सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट होती है ये समझना पड़ेगा। ये सोसाइटी एग्जिस्ट कैसे होती है? द ट्रांसमिशन ऑकर्ड बाय ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट, डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग फ्रॉम ओल्डर। मतलब जन्म देने इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। अब ये इसको समझने के लिए लाइफ इज सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन द एनवायरमेंट। अब इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम बाजू रखते हैं। एक्शन अपॉन एनवायरमेंट क्या होता है? अभी सेकंड यूनिट का सेकंड पैराग्राफ की लाइन पढ़िए, somebody else, as long as, ये पढ़िए, कोई तो भी पढ़िए, as long as, somebody else। नहीं, आप पहले अनम्यूट करो, गमरे जी अनम्यूट करो पहले। हाँ, as long as it endures, it struggles to use surrounding energies in its own behalf. it use, वो पढ़िए सर, it uses light, air, हाँ, moisture and the material of soil. बराबर। इट्स ओन, और वो आगे पढ़िए सर, मतलब आगे का एक लाइन पढ़िए, फिर हम समझते हैं। हाँ, okay. To say that it uses them is to say that it turns them into means of its own conservation. बराबर। अभी ये ओन कंजर्वेशन मतलब खुद को कंजर्व करना मतलब रिन्यू करना, बराबर। अब as long as it endures, it struggle to use surrounding energy in its own behalf। अब ये सराउंडिंग एनर्जी क्या है? लाइट, एयर, मॉइस्चर, मटेरियल, सॉइल, बराबर। ये सराउंडिंग एनर्जीज है। अभी वो स्टेटमेंट हम फिर से पढ़ते हैं, लाइफ इज सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन द एनवायरमेंट। अब ये सिर्फ 2 तक है, सराउंडिंग एनर्जीज जो है ये 2 तक क्या है? लाइट, एयर, मॉइस्चर, मटेरियल और बहुत सारे चीजें जो है। इट मीन्स दैट
The life is self-renewing process through action upon the environment. अब ये एक्शन करते हैं एनवायरमेंट के ऊपर, लाइट के ऊपर, सॉइल के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, उस समाज के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर, ये एनवायरमेंट है, ऐसा डुई कहते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑकर बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन, it means that life is a self-reviewing process through action upon the environment। बराबर, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी देखिएगा कि उसके नेक्स्ट वाला पैराग्राफ क्या बोलता है। सर मेरे को टाइम है ना अभी भी? Yes, yes, you can. I have more time. Yes, take it. Okay, so in all the higher form, this process cannot be kept indefinitely। अभी देखिएगा कॉन्ट्राडिक्शंस, देखिएगा कि लाइफ इज सेल्फ रिव्यूइंग प्रोसेस, अभी ये कंटिन्यूटी आती है। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में डुई क्या बोलते हैं कि इन ऑल द हायर फॉर्म दिस प्रोसेस, मतलब सेल्फ रिव्यूइंग प्रोसेस कैनॉट बी केप्ट अप इंडेफिनेटली। ये इंडेफिनेट नहीं होती है, दो इट इज कंटिन्यूअस बट इट इज नॉट इंडेफिनेट। ओके, कैनॉट बी इंडेफिनेट। आफ्टर अ व्हाइल दे सुकुम, दे डाई, मतलब वो समाप्त, सेल्फ रिव्यूइंग की जो प्रक्रिया होती है वो स्टॉप होती है। वो कंटिन्यूअस तो होती है लेकिन समटाइम्स इट स्टॉप। द क्रिएचर इज नॉट इक्वल टू द टास्क ऑफ इंडेफिनेट सेल्फ रिन्यूअल, मतलब इंडिविजुअल जो है ये सरीखा नहीं होता है सेल्फ इंडेफिनेट, मतलब निरंतर सेल्फ रिन्यूएट नहीं होता है। वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को कंटिन्यूटी होती है। देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं कि उसमें कंटिन्यूटी है लेकिन वो इंडेफिनेट नहीं है। वो स्टॉप होता है, स्टॉप होने के बाद फिर से वो रिन्यू होने के प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। सो बट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ प्रोसेस is not dependent upon the prolongation of existence of any one individual। मतलब एक प्रक्रिया को लंबी खींचना, तहे उम्र लंबी खींचना ऐसा नहीं होता है, वो स्टॉप होती है। and the process of continuation of self reviewal remain continuous but it may not continue, it may not prolong, it stops somewhere। Correct। And through, as the geological records show, not merely individual but also species die about। इसलिए इंसान जो है मृत हो जाता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन एनवायरमेंट, अगर ये इंडेफिनेट मानते हैं तो इंसान मरेगा ही नहीं, लेकिन इंसान मरता है। इसीलिए डेवी क्या कहता है कि इन ऑल द हायर फॉर्म द सेल्फ रिन्यूइंग प्रोसेस in all the higher form cannot be kept indefinitely because individual but also species die out। The life process continues in increasingly complex form। अभी देखिएगा, अभी हमारा स्टेटमेंट क्या था? सोसाइटी एग्जिस्ट थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन क्वाइट एज मच एज बायोलॉजिकल लाइफ। मतलब बायोलॉजिकल लाइफ तो महत्वपूर्ण है लेकिन उसके साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण क्या है? ट्रांसमिशन थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। अभी इसको आप जोड़िए, द प्रोसेस कंटिन्यू इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर्म। मतलब इंसान मर गया तो सोसाइटी एग्जिस्ट करना खत्म हो गई क्या? वो खत्म कब हो जाएगी? जब ऑल द इंडिविजुअल डाई एट वंस। बराबर, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाइफ इज सेल्फ रिव्यूइंग प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन एनवायरमेंट। ये जब इंडिविजुअल के लिए इस स्टेटमेंट को जब अप्लीकेबल करते तो वो इंडेफिनेट नहीं होती है। जब वो इंडेफिनेट क्यों नहीं होती है? क्योंकि इंसान मरता है, लेकिन सोसाइटी तो एग्जिस्ट होती है साथियों।
तो सोसाइटी क्यों एग्जिस्ट हो रही है? क्योंकि उसमें ट्रांसमिशन थ्रू कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट, ऑफ डूइंग, ऑफ फीलिंग हो रहा है। इसका मतलब ये है द लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू इन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बराबर। तो ये चीजें जो है 99 पॉइंट, अभी आप लोग 8 लोग बैठे हैं, ये 8 लोग जो है 99% 138 करोड़ जनता है। उस 138 करोड़ जनता के अगर 1% काउंट करते हैं तो 1.3 करोड़ पीपल्स को ही ये अभी पता है कि लाइफ डज नॉट सस्टेन और एग्जिस्ट ओनली थ्रू बायोलॉजिकल लाइफ। तो अभी 8 लोग 9 लोगों को 9 लोग वो 1 करोड़ 30 लाख लोगों में आ गए हैं। उनको ये पता चल गया है कि बायोलॉजिकल वैसे ही सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं होती, लेकिन सोसाइटी एग्जिस्ट होती है द लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स फॉर्म थ्रू ट्रांसमिशन अकर बाय मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग। तो अभी समाज का परिवर्तन कब होगा साथियों? जब आप ये जो 1.3 करोड़ जनता जो है जब स्ट्रॉन्ग हैबिट ऑफ डूइंग को फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन में देगी। क्योंकि यंगर जो है वो फिजिकली भी सस्टेनेंस नहीं है उसका और मेंटली भी सस्टेनेंस नहीं है। क्योंकि ये हैबिट, ये थिंकिंग, ये फीलिंग ट्रांसमिट कब होगी? कम्युनिकेशन के माध्यम से फ्रॉम ओल्डर टू यंग। तो अभी मनुवादियों ने क्या किया है? मनुवादियों ने क्या किया है साथियों? ये समझिए मनुवादियों ने क्या किया है कि ये समाज के बहुत बड़े वर्ग को, मतलब हमारे जो ओल्डर हैं उनकी मेंटेलिटी ही ऐसी बना के रखी थी कि स्ट्रॉन्ग हैबिट को हमारे अंदर वो परकोलेट नहीं करे। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि ये डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये किताब 2008 में मेरे पास नहीं आती धीमन पीआर अंबेडकर जी के माध्यम से, तो मैं भी उसी समाज का अंग था जो 137 करोड़ 99 लाख पीपल का ही मैं पार्ट रहता था। मैं ये कामयाब नहीं होता था, मेरे आने वाली जनरेशन ये कामयाब नहीं होता था। स्ट्रॉन्ग हैबिट मैं मेरे बच्चों को नहीं दे सकता था, मेरे स्टूडेंट को नहीं दे सकता था, मैं उनका माइंड कल्टीवेट नहीं कर सकता था। मतलब मैं करता था ये चीजें, लेकिन मुझे उसका प्रोसेस पता नहीं था, मुझे उसका साइंस पता नहीं था। आप इमेजिन करिए, मैं मेरा एक उदाहरण आपको शेयर करता हूं कि 20 साल में मेरे अंडर से बीइंग अ प्रोफेसर, बीइंग अ डायरेक्टर, करीबन 2000 स्टूडेंट पास आउट हुए हैं। और वो 2000 के 2000 स्टूडेंट जो है मुझे हर साल जो है एक बार कॉल करते हैं कभी भी, एंड दे नोज मी, आई नो माय नेम पर्सनली। अब ये चीजें क्यों हो रही है साथियों, या वो मुझे क्यों याद कर रहे हैं? मैं तो ऐसा कोई मतलब आत्मा परमात्मा या भगवान तो नहीं हूं, लेकिन वो मुझे चाहते हैं, वो मुझे याद करते हैं। वो मुझे याद इसलिए करते हैं कि आई सक्सीड टू ट्रांसमिट by means of communication of strong habit of doing, strong habit of thinking and strong habit of feeling to them। ये जो है मनुवादी फोर्सेस ने इसको कन्फाइन कर लिया है कि हमारे ओल्डर्स, नहीं तो आज वो बच्चा जो है सुबह सुबह फटाके ही नहीं फोड़ता था। सुबह सुबह जो है हमारी जनरेशन जो है वो साउंड पोल्यूशन को जो है वो परकुलेट करते नहीं थे। उनको क्या लगता है कि ये हमारे कल्चर का, ट्रेडिशंस का पार्ट है। जब हम बोलते हैं ना कि फटाके से पोल्यूशन होता है, तो वो क्या उसका उसका क्या मतलब उसका जस्टिफिकेशन क्या देते हैं? तो क्या आप कार चलाना बंद कर दोगे? कार भी तो पोल्यूशन करती है।
इतना बड़ा पगड़ा जो है ये सदियों से परकोलेट किया है हमारी ओल्डर जनरेशन ने, हमारी यंग जनरेशन में, इसीलिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को जानने के लिए ये 6 पैराग्राफ जो है, ये 6 यूनिट जो है वो समझना बहुत जरूरी है। मतलब फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी इट इज इम्पोर्टेंट एज comparable to biological life as the transmission through communications by habits of doing, thinking and feeling. So then and only then the life process continue increasingly in complex form. अभी मैं और 5 मिनट लूंगा और आपके क्वेश्चन लोग फेस करेंगे। आपको कोई मतलब जो भी सवाल होगा वो पूछिएगा। अब लास्ट लाइन पढ़िएगा। somebody read the last line of 3rd paragraph. कंटिन्यूटी से पढ़िएगा। Continuity of life means continual readaptation of the environment to the needs of living organism. बराबर। Yes. अभी जॉन डुई का कॉमन फेथ अगर आप पढ़ते हो, अभी कॉमन फेथ तो बहुत मतलब कभी उसको पढ़िएगा। वो इंडिया के अंदर वो किताब अवेलेबल नहीं है। इसका आपको सॉफ्ट कॉपी गूगल पे मिल जाएगा। देयर आर 3 वर्ड्स: एकोमोडेशन, एडजस्टमेंट, एकोमोडेशन, एडाप्टेशन एंड एडजस्टमेंट। अभी कोई मुझे बताएगा कि इन 3 शब्द का डिफरेंस क्या है? एकोमोडेशन, अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट, 3 शब्द का अर्थ क्या है? यस, मतलब जो भी आप जो जैसा भी आप फील कर सकते, जो भी आपको आता है आप मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। तब जाके हम कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मीन्स कंटिन्यूअल रीअडेप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट टू द नीड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये समझ में आएगा। हाँ सर, बोलिए सर। अकोमोडेशन मीन्स सामावून घेणे, मतलब समाविष्ट कर लेना, उसको अपने साथ समावेश कर लेना। अकोमोडेशन मतलब स्वीकार करना। बोलिए सर। एडाप्टेशन मीन्स स्वीकार करना। ओके। हाँ, और तीसरा शब्द क्या सर? इसका कोई एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब म्हणजे एडजस्टमेंट का मतलब है कि इसी को हमारे साथ में एक एडजस्ट करना। एडजस्ट करना म्हणजे त्याला जैसे मराठी में हम ये कह सकते हैं, हिंदी में कि समायोजन, थोड़ा सा समायोजित कर लेना। अभी लिटरली सबको इसका मीनिंग पता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को अगर समझना है तो ये 3 चीजों का गहन अर्थ होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला शब्द क्या है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशंस का अर्थ होता है टू चेंज आवरसेल्फ एज पर द सिचुएशन। मतलब प्याज का भाव बढ़ गया, बराबर, प्याज का भाव 200 रुपया केजी हो गया, तो हम आधा किलो प्याज खरीदते हैं, बराबर। समझ में आया कि प्याज का भाव बढ़ गया, पहले वो 20 रुपए केजी था, अब वो 200 रुपए केजी हो गया। तो हम क्या करते हैं, 1 किलो नहीं खरीदते, हम उसको आधा किलो खरीदते हैं। अब ये प्रोसेस क्या हो गई? ये प्रोसेस हो गई एकोमोडेशन। टू चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इट मीन्स दैट वी गेट अकोमोडेट, बराबर। दूसरा शब्द होता है, देखो अगर इस हिसाब से उसको लेते हैं तो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चीजें कितनी जरूरी, ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है, ये आपको समझ में आता है। लिटरली मीनिंग्स डजंट फेच एनीथिंग टू यू, बट इफ यू टेक accommodation is the process by which a individual accommodate himself or herself according to situation. दूसरा शब्द जो होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या होता है?
टू चेंज आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी देखिएगा कि पहले मोबाइल टेलीफोन थे, लेकिन टेलीफोन से मैं अगर घूमने जाता हूं, 2 घंटे के लिए बाहर जाता हूं, तो टेलीफोन तो मैं मेरे साथ नहीं लेके जा सकता था, बराबर। तो लोगों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, इनोवेशंस किया, उन्होंने अडॉप्ट किया सिचुएशंस को। उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से ही सिचुएशंस को बदला और उन्होंने मोबाइल का यूज किया। सो अडेप्टेशन मीन्स to change ourselves according to situation। अब ये दोनों भी accommodation and adaptation ये गौण है, they are subsidiary और they are sub-secondary। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। अभी आप 3 क्वालिटी मुझे बताइए, 3 क्वालिटी इंटेलिजेंस क्लास की, 3 क्वालिटी इंटेलिजेंस पर्सन की 3 क्वालिटी क्या है एनिलेशन ऑफ कास्ट के हिसाब से, क्या क्या है? पहला है ऑनेस्ट, दूसरा है इंडिपेंडेंट और तीसरा है डिसइंटरेस्टेड। अब ये कैसे पैदा होगा, जब वो एडजस्टमेंट नाम के वर्ड के साइंस को समझे। डिसइंटरेस्टेड, ऑनेस्ट और इंडिपेंडेंट। तीसरा इंडिपेंडेंट। वो कब बनेगा, जब वो एडजस्टमेंट नाम के शब्द की परिभाषा को, उसके साइंस को समझे। अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हम एडजस्टमेंट को क्या लेते हैं कि कॉम्प्रोमाइज के हिसाब से लेते हैं। एडजस्टमेंट मीन्स कॉम्प्रोमाइज। साथियों, एडजस्टमेंट डजंट मीन कॉम्प्रोमाइज। एडजस्टमेंट मीन्स नाइदर अडॉप्टेशन नॉर accommodation, neither adaptation nor accommodation। अभी एक एक मुझे बताइए, what is accommodation? Yes, what is accommodation? कोई भी बताइए मुझे। To change ourselves as per the situation। To change ourselves as per the situation। अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से बदलना। मतलब कांदे का, मतलब प्याज का भाव बढ़ गया, 200 केजी हो गया, तो हम 1 किलो के बजाय हम आधा किलो खरीदते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। देखो, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें एडजस्टमेंट सीखना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट डजंट मीन कॉम्प्रोमाइज। इसका मतलब क्या कि एडजस्टमेंट मीन्स एक्सेप्टिंग द सिचुएशंस एज इट इज। You doesn't accommodate yourself as per the situations, or you are not trained to change the situation। बाबा साहब ने अभी उनकी लाइफ हिस्ट्री को मैं हमेशा ये क्यों कहता हूं कि दो जॉन डुई was the 4th guru of Dr. B.R. Ambedkar, but he was armchair leader, armchair writer, but Dr. B.R. Ambedkar was experimental pragmatist। वो उनसे कई गुना आगे उसको उनके प्रैग्मेटिज्म को लेके गए, और उनके हिसाब से देखे तो उनका जो कार्य जो है कई गुना बड़ा है। वो क्यों बड़ा है? क्योंकि उन्होंने सिचुएशन के साथ एडजस्टमेंट की, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ही डिडंट देखो, अगर बड़ौदा में जॉब करने गए, अगर वो सिचुएशंस के साथ एकोमोडेट होते तो उन्होंने वो जॉब ही नहीं छोड़ा होता, वो लंदन फिर से गए नहीं होते। उन्होंने सिचुएशंस को बदलने की कोशिश की क्या? सिचुएशंस को बदलने की कोशिश नहीं की, वो एज इट इज उन्होंने एक्सेप्ट किया। उन्होंने क्या किया? एडजस्टमेंट किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। He doesn't try to change the situation as well। Kalaram temple was not the process of adaptation or the Mahad movement, Mahad agitation was not the adaptation, it was the adjustment। तो साथियों, अगर डिसइंटरेस्टेड बनना है, बराबर, अगर
ऑनेस्ट बनना है, अगर इंडिपेंडेंट बनना है, ये क्वालिटीज अगर हमें आने वाले जनरेशन को देना है या आने वाले ट्रेनर्स को हमें देना है. नाउ you are the old people, old in the sense not by physical, you are not physically old, you are, though you are physically old, but your brain is literally brain of 25-year 25-year young man, mind well, because you are now in positions, in that position that you have to transform your incoming, your younger generation, because आपको अभी उनको ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो कंटिन्यूटी, अभी आप यहाँ आइए, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मीन्स कंटिन्यूअल रीअडेप्टेशन, मतलब सिचुएशंस को बार बार बदलना है. यहाँ क्या बोलता है, डुई क्या बोलता है कि सिचुएशंस को बार बार बदलना है. अब कॉमन फेथ उन्होंने 1930 में लिखी है. नाउ इट वाज द रीअडेप्टेशंस ऑफ डुई. अब उसमें उन्होंने रीअडेप्टेशन के संकल्पना को बदला है. उन्होंने क्या कहा है कि देयर मस्ट, द एडजस्टमेंट इज वेरी पायस वर्ड, इट्स अ वेरी वेरी valuable word he called, but here he say continuity of life means continual readaptation. Now here I would say, मतलब मैं डुई की इस स्टेटमेंट को यहाँ बदलने जा रहा हूँ कि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मीन्स कंटिन्यूअल रीएडजस्टमेंट ऑफ द एनवायरमेंट टू द नीड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि कॉमन फेथ में डुई ने क्या किया है, डुई ने रीअडेप्टेशन इस सबको रिप्लेस किया है विद एडजस्टमेंट. तो साथियों, इस तरीके से बायोलॉजिकल लाइफ को अपार्ट रखना है लेकिन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको ये चीजें बहुत समझना जरूरी है. उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है उन्होंने, लाइफ डिनोट द होल रेंज ऑफ एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल एंड रेशियल. अभी यहाँ आइए कि लाइफ इज होल रेंज ऑफ एक्सपीरियंस. अभी एक्सपीरियंस क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ, कम्युनिकेशन ऑफ, हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग. इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो उन्होंने क्या कहा है, चौथे पैराग्राफ की लास्ट लाइन क्या है, लाइफ कवर्स, पढ़िए चौथे पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़िए, लाइफ कवर्स कस्टम्स, इंस्टीट्यूशन, बिलीफ, विक्ट्रीज एंड डिफीट्स, रिक्रिएशंस एंड ऑक्यूपेशंस. बराबर. अभी कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग मीन्स communication of custom, institution, belief, victories and defeat, recreation and occupation. उसके नीचे वाले पैराग्राफ में एक और स्टेटमेंट है, with the renewal of physical existence, with the renewal of physical existence goes in case of human being the recreation of belief, ideas, hope, happiness, misery and practice. इसके साथ फिर मैं क्या जोड़ता हूँ, लाइफ कवर्स कस्टम, इंस्टीट्यूशन, बिलीफ, विक्टरीज एंड डिफीट, रिक्रिएशन एंड ऑक्यूपेशन. बराबर. सो ट्रांसिशन अकर्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ हैबिट्स ऑफ डूइंग, थिंकिंग एंड फीलिंग मीन्स communication of custom, institution, belief, victories and defeat, recreation and occupation, ideals, hope, happiness, misery and practice by older of society to the younger of society, then and only the process of self-reviewing process will continue. So communication of habits of doing, thinking and feeling, which comprises of custom, institution, belief, victories and defeat, recreation and occupation, ideals, hope, happiness, misery
and practices is nothing but the whole range of experience. So life is whole range of experience, and it need to be renewed at every time continuously from older to young. But it should be that custom, institution, belief, victories and defeats should be very strong, very rational, and very it should not hamper the entire social fabrics that we are living in. Thank you very much. साथियों, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट को सरल करने की प्रोफेसर अनिल डोंगरे सर ने कामयाब कोशिश की है। आप लोगों को समझ में आया होगा और समझने की और भी ज्यादा तीव्र इच्छा पैदा हुई होगी।